देश के लोग इसमें शामिल थे। और आइए अब हम आपको संसद समाचार की ओर लिए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। सत्ता पक्ष ने आम बजट को अब तक का सबसे उत्कृष्ट बजट बताते हुए कहा कि गरीब, महिला, युवा और किसानों को केंद्र में रखकर सरकार ने देश में पोषण से लेकर व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम बताया। तो वहीं विपक्ष ने आम बजट 2025-26 को कृषि, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से खोखला बजट करार दिया और संघीय भावना के विपरीत बताते हुए कहा कि इसमें राज्यों की चिंताओं का ख्याल नहीं रखा गया है। कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने बजट चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है जिसमें राज्यों को बांटा गया था, बल्कि ये राज्यों ने अपने अधिकारों को त्याग कर एक राष्ट्र के रूप में इसे स्वीकार किया था। ये बजट संघीय व्यवस्था के खिलाफ है क्योंकि इसमें राज्यों की चिंताओं को कोई जगह नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में 2017 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रिचर्ड एच थेलर को उद्धृत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था एवं मनोविज्ञान का संबंध होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों का इस बात से संतुष्ट होना जरूरी है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। उन्होंने इस दृष्टि से आम बजट को अब तक का सबसे उत्कृष्ट बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला एवं किसानों पर फोकस किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में संविधान लागू होने के समय आबादी 33 करोड़ थी, जबकि इसके कुछ दिन बाद हुए खाद्य सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति पोषणीय आहार की उपलब्धता 394 ग्राम थी। 60 साल बाद आबादी 100 करोड़ हो गई और इसमें कोई अंतर नहीं आया। 2014 में पोषणीय आहार की उपलब्धता का आंकड़ा 468.7 ग्राम तक ही पहुंच पाया। बीते 10 साल में यह आंकड़ा 510 ग्राम पहुंचा। यदि हर साल यह आंकड़ा 5 ग्राम ही बढ़ता तो आज 1000 ग्राम से अधिक होता। शिवसेना के नरेश गणपत महस्के ने कहा कि विपक्ष महिलाओं का अपमान करने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को उसका स्थान दिखा दिया। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और हमें गर्व है कि उस पर द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान कर आदिवासी समाज को अपमानित किया है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का काम किया है। उम्मीद थी कि विपक्ष का नेता कुछ जिम्मेदारी से बात करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के अरुण गोविल ने कहा कि इस बजट से जहां मध्यम वर्ग किसानों में खुशी की लहर है, जबकि विपक्ष के लिए भूकंप की तरह है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये बजट सोने का हिरण नहीं, बल्कि वो तीर है जिससे देश की समस्याओं को मारा जाएगा। मध्यम वर्ग को टैक्स में 12 लाख की छूट से लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, जो देश के विकास में काम आएगा। किसानों के क्रेडिट कार्ड में लोन की सीमा 3 लाख से 5 लाख करना अच्छा कदम है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बजट को बंगला विरोधी बजट बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को मिलने वाली 8000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक आवंटित नहीं की है। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। 90% से ज़्यादा लोग रोजगार असुरक्षा के माहौल में काम कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के दग्गू मल्ला प्रसाद राव ने कहा कि बजट में विकास की ठोस रणनीति बनाई गई है और इसमें आयकर की जो छूट दी गई है उससे बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की साख बढ़ेगी और कर्ज ज़्यादा मिल सकेगा और खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा है कि इस बार के बजट में आंकड़ों का जाल बनाया गया है और उसके जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि काम किया है और दावा किया जाता है कि 15 करोड़ लोग गरीबी से उठाए गए हैं, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है और सरकार गरीबी मापने का पैमाना बदल रही है। भाजपा के सुधीर गुप्ता ने कहा, बजट का इशारा शक्तिशाली भारत, कल्याणकारी भारत, जहां सबका विकास हो और विकास में सबकी भागीदारी हो। सरकार ने 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है और अभूतपूर्व और असाधारण है। सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता को बल दिया है और कहा गया है कि जो भी दाल लाएंगे उसे खरीदा जाएगा।
इससे पहले प्रश्नकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि आयुष्मान योजना दुनिया की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। जो लोग पहले पैसे के अभाव में अस्पताल में इलाज करवाने नहीं जा सकते थे, उन्हें अब इस योजना के तहत अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत देश की 40% आबादी को कवर किया गया है। 2018 तक इसमें 35 लाख कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। देश में कुल 61 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कर सेवा दी गई है। अब तक अस्पताल में 8.6 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार सभी सुविधा दे रही है और समय पर पैसे का भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गरीब अस्पताल जाने से कतराते थे, आयुष्मान भारत के तहत उन्हें सारी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके तहत दूर दराज की महिलाओं और बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को घर पर सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और समस्या को नियंत्रित करने का प्राथमिकता से प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन हुआ और 5 देशों के साथ मेडिकल प्लांट्स के संवर्धन के लिए सरकार ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि देश में भी इन पौधों का बड़े स्तर पर संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। सरकार का प्रयास विदेशों में भी समझौते के तहत इन पौधों के संवर्धन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश से लगभग 4000 मेडिसिन प्लांट का निर्यात किया जा रहा है। महिला और बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है और इसके लिए उन्हें आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा गया है। उनका मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है और उन्हें हर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सक्षम पोषण योजना के तहत 10 करोड़ लाभार्थी हैं और उनको सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सारे उपाय किए जा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज लंबे समय के बाद गैर सरकारी कामकाज हुआ और इसके तहत विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने निजी विधेयक पेश किए। उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज के तहत तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने संविधान संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 85 का संशोधन पेश करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों की एक वर्ष में अनिवार्य रूप से 100 बैठकें कराई जानी चाहिए। डेरेक ने 2 अन्य निजी विधेयक भी पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता संशोधन विधेयक 2024 और डिजिटल साक्षरता का अधिकार विधेयक 2024 भी पेश किया। राजद के मनोज कुमार झा ने संसद उत्पादकता संवर्धन विधेयक 2024 पेश किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों की वर्ष भर में 120 बैठकें अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। झा ने 2 अन्य निजी विधेयक भी पेश किए। इनमें अभिरक्षा में यातना का निवारण विधेयक 2024 और संविधान संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 216 संशोधन शामिल हैं। गैर सरकारी कामकाज के तहत आज उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने करीब 48 निजी विधेयक पेश किए। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य मौसम बी नूर ने कृत्रिम मेधा कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया, जो कार्यस्थलों पर एआई के उपयोग और कार्यान्वयन के संबंध में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित था। इस विधेयक में कार्यस्थलों पर एआई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपयोग को विनियमित करने का भी प्रावधान किया गया है। नूर ने डीप फेक रोकथाम और अपराधीकरण विधेयक भी पेश किया, जो बिना सहमति के डीप फेक सामग्री के निर्माण, प्रसार और उपयोग को रोकने और अपराध को कम करने पर जोर देता है। कांग्रेस के विवेक तनखा ने उद्यमिता अवकाश विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और वैधानिक, स्वायत्त और संवैधानिक निकायों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में प्रावधान करने की मांग की गई है, ताकि वो अपने स्टार्टअप उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 2 साल तक अवैतनिक अवकाश का लाभ उठा सकें। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने राष्ट्रीय जनजातीय विरासत परिषद विधेयक 2024 पेश किया,
जो भारत में जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय जनजातीय विरासत परिषद की स्थापना पर जोर देता है। भाजपा के एक अन्य सदस्य अजीत माधवराव गोपछड़े ने केंद्र सरकार द्वारा एक निगरानी प्राधिकरण का गठन, निष्पक्ष निविदा प्रथाओं को बढ़ावा देने और गुणवत्ता आश्वासन के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करके सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण गुणवत्ता आश्वासन और पारदर्शिता विधेयक 2024 पेश किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वी शिवदासन ने भारत में सभी नागरिकों को मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार प्रदान करने के लिए मुफ्त सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार विधेयक 2024 पेश किया। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने ऑनलाइन मंचों पर अभद्र भाषा की रोकथाम और नियंत्रण, डिजिटल सद्भाव और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देने, ऑनलाइन अभद्र भाषा से संबंधित अपराधों को परिभाषित करने और दंड का प्रावधान करने और ऑनलाइन मंच के लिए नियामक ढांचा बनाने की खातिर ऑनलाइन हेट स्पीच रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया। आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल एवं संजीव अरोड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की फौजिया खान, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, द्रमुक के पी विल्सन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, राजद के एडी सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम और जॉन ब्रिटास, भाजपा के सतनाम सिंह संधू, सुजीत कुमार एवं संजय सेठ, कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी, सैयद नसीर हुसैन एवं शक्ति सिंह गोहिल और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने अपने निजी विधेयक पेश किए। और इसके साथ ही सदन में राकापा एसपी सदस्य फौजिया खान के निजी विधेयक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई। अपना निजी विधेयक पेश करते हुए फौजिया खान ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने की जरूरत पर बल दिया। चर्चा में शामिल विभिन्न सदस्यों ने भी बच्चों को इस प्रकार के गंभीर अपराधों से बचाने की जरूरत पर बल दिया और इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। हालांकि सदस्यों ने कहा कि इस समस्या पर काबू पाने के लिए अभी काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है। चर्चा में भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल और सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के जयराम रमेश, आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, राजद के संजय यादव ने भाग लिया। इस निजी विधेयक पर चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए, वहीं प्रश्नकाल में मंत्रियों ने सदस्यों के पूरक सवालों के जवाब दिए। शून्यकाल में जनता दल यू सदस्य संजय झा ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति पर रखे जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिथिला क्षेत्र के वासियों के दिलों में उनकी अमिट छाप है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य प्रदीप कुमार वर्मा ने कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा ने आय की बढ़ती असमानता का मुद्दा उठाते हुए इसे अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा करार दिया और इसे दूर करने के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दर्शना सिंह ने डीप फेक से जुड़ा मुद्दा उठाया। वहीं समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने आलू किसानों की समस्या का जिक्र किया। सुमन ने कहा कि आलू की लागत 1600 रुपये प्रति क्विंटल आती है और पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य 459 रुपया प्रति क्विंटल था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आलू को खाद्यान्न में शामिल नहीं किया गया, जबकि आलू उत्पादन में हिंदुस्तान का दुनिया में तीसरा स्थान है। भाजपा के गोविंद भाई ढोलकिया ने सूरत के हीरा उद्योग से जुड़ी परेशानियों को उठाया और गुजरात श्रम योगी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मांग की। कांग्रेस के अनिल कुमार यादव ने हैदराबाद स्थित मूसी नदी की स्थिति का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के ही जेबी माथिर हिशाम ने केरल में युवाओं के नशे की लत का शिकार होने का मुद्दा उठाया और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। शून्यकाल में ही भाजपा के सुजीत कुमार ने जंक फूड के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि का दावा करते हुए सरकार से संबंधित नियमों को और सख्त बनाने और लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रति हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कर लगाने का आग्रह किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के सदस्य पी संतोष कुमार ने खाड़ी सहकारी परिषद,
जीसीसी के तहत 6 देशों में रहने वाले भारतीयों के सामने आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया और विदेश जाने वाले श्रमिकों पर एक व्यापक नीति की मांग की। शून्यकाल में ही भाजपा की मेधा कुलकर्णी ने सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का मुद्दा उठाया, जबकि आप सदस्य संजीव अरोड़ा ने साइकिल निर्माताओं को हो रही परेशानी का जिक्र किया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।